हेलो डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर PYQH की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें भी आज हम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्वेश्चंस हमको दे रखा है, सेकेंड ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। इसके अंदर हमको गिवन है, फलन हमको दिया हुआ इस तरह से f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्बडा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इस तरह से हमको कंडीशन गिवन है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा। ये हमको पूछा गया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किस केस के अंदर होगा, लैम्बडा की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिसके लिए फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। जब पहले अपन रेगुलर क्लास पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, तब इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो उसको। तो वहां पर वो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वो शॉर्ट ट्रिक इस तरह से थी, हमको पहले हमारा जो फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन c साइन थीटा प्लस d कॉस थीटा। इस तरह से हमारा फंक्शन हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। जो भी फंक्शन गिवन है उसको ऐसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके जैसा ही दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, जो भी ये कांस्टेंट होते हैं, तो जैसे a का मल्टीप्लाई हम d के साथ करवाते हैं ad। ठीक है, इस तरह से साइन का कोफिशिएंट a, उसी तरह से नीचे कॉस का कोफिशिएंट क्या हो गया, d हो गया। तो a का d से मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस करेंगे, फिर ऊपर कॉस का कोफिशिएंट यहाँ पर b है और साइन का कोफिशिएंट यहाँ पर c है, इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या हो जाएगा bc। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो इस केस के अंदर जब भी फंक्शन यहाँ पर है, ऊपर जैसे कि हमारी कंडीशन बनी AD माइनस BC। ठीक है, तो AD माइनस BC लेस देन 0 होगा, वो होगा जब फंक्शन हमारा क्या हो, डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी जब हमारा फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ह्रासमान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 के हो जाए, उस केस के अंदर यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बड़े आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो इंक्रीजिंग मतलब क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और वैसे भी इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ग्रेटर देन सीधा सा हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, लेस देन। तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। जैसे अगर इंक्रीजिंग का बनता है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन लगाएंगे, डिक्रीजिंग का बनेगा तो डिक्रीजिंग वाली। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो इंक्रीजिंग वाली हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर हमारे फंक्शन को शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में वहां पर लाएंगे। तो देखो इसके अकॉर्डिंग पहले क्या लिखते हैं, हम साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस लैम्बडा कॉस थीटा, और इसी तरह से यहाँ पर ऑलरेडी साइन थीटा पहले ही है तो इसको एज इट इज रखेंगे हम। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो एक इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास में a का रिजल्ट क्या मिला, 1, b का रिजल्ट हमको मिला लैम्बडा, c का रिजल्ट मिला 1 और d का रिजल्ट हमको मिला 2, a b c d। ठीक है, a का रिजल्ट यहाँ पर 1 है, b का रिजल्ट लैम्बडा हो गया, c का रिजल्ट 1 है और d का रिजल्ट क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0। तो AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस b को c से करवाना है, लैम्बडा इंटू 1 क्या हो जाएगा, लैम्बडा ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन, दोनों तरफ हम जो है वो 2 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिजल्ट आया। अब लैम्बडा का पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा और जो सिंबल ग्रेटर देन है वो हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पर क्या रहेगा 2। तो लैम्बडा इज लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हो तो जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग मेथड के लिए आपको यहाँ पर u upon v बड़ा फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए इस टाइप का आप देखो, ये क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया, और ये मैंने वहां पर जब क्लासेस इससे पहले अपने ली थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, तो इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन हमको गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x माइनस x
वेयर एक्स बिटवीन -90 टू +90। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस फंक्शन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको बोल रहा है π/3 पर मैक्सिमा होगा, π/6 पर मैक्सिमा होगा एक्स के रिजल्ट पर, या फिर देखो मैक्सिमा मिनिमा की भी बात कर ली और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की भी बात कर रहा है। मतलब आखिर में हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तक, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन बनाया है इस हिसाब, अगर उसने केवल मैक्सिमम मिनिमा पूछा होता तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग केवल सिंबल चेक करके ए और बी ऑप्शन में से रिजल्ट देख लेते, लेकिन यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की भी बात कर ली है इसने, इसलिए इसको हम पूरा डबल डेरिवेटिव में सिंबल टेस्ट करने के बाद में आगे फंक्शन में भी वैल्यू पुट करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जैसा कि अपन को मैक्सिमा मिनिमा में हम सॉल्व करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, हम सबसे पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाएंगे। क्या हो जाएगा, sin 2x का 2 cos 2x, ठीक है। फिर उसके बाद में x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा -4 sin 2x, ठीक है, और 1 है वो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x का रिजल्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को है वो 0 के इक्वल करेंगे फॉर फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए f' को हम 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट है 2 cos 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1/2। अब यहाँ से cos 2x, अब 1/2 रिजल्ट मिला है तो cos में 1/2 रिजल्ट किसका होता है, π/3 का, ठीक है, 60 डिग्री का रिजल्ट रहता है। तो यहाँ से हम है वो cos को cos से हटाएंगे तो x का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा π/6। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन हमको दे रखे हैं, देखो π/3 π/6 पर इसने दिया है, लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी है वो एक जैसी है, एक π/6 माइनस वाली और एक π/6 प्लस वाली, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी एज इट इज रिजल्ट है। तो इसके अंदर पहले मैं आपको एक बार जो है वो π/6 पर रिजल्ट निकाल के बताता हूँ, फिर अपन देखेंगे वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा होगा तो हम और कुछ इसके अंदर काम करेंगे। देखो cos से cos यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सॉरी cos से cos यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा π/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू हमको मिली π/6, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू निकलती है तो उसके ऊपर सीधा हम फंक्शन के अंदर रिजल्ट रख के मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले एक बार हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसका सिंबल भी देख लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं f" के अंदर π/6 की x का रिजल्ट, तो हमको रिजल्ट जो इसका मिलेगा वो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। x की जगह π/6 पुट किया तो हमको पता है यहाँ पर π/3 बन जाएगा, ठीक है। तो sin π/3 कितना होता है √3/2, और कैंसिल करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू मिलना दैट मीन्स यहाँ पर f" π/6 का 0 से छोटा हो जाना, और जब भी रिजल्ट 0 से छोटा होगा उस केस के अंदर जो आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऑप्शन है x इज इक्वल टू π/6 पर क्या मैक्सिमा ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू π/6 पर तो क्या गिवन है हमको, मिनिमा गिवन है। दैट मीन्स ये तो सीधा सीधा यहाँ से हट गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन π/3, तो π/3 तो रिजल्ट यहाँ निकल ही नहीं रहे, तो वो भी यहाँ से क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर वहां पर अगर मैं π/6 पुट करता हूं, ठीक है, तो रिजल्ट इसका क्या निकलना चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट निकलना चाहिए, मैक्सिमा के पैरेलल मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा। तो x का रिजल्ट π/6 फंक्शन के अंदर रखने पर यहाँ पर π/6 पर मैक्सिमम वैल्यू निकलनी चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू का ऑप्शन कौन सा दे रखा है, फोर्थ। अब एक बार हम π/6 वहां पर पुट करके देखते हैं किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो f ऑफ π/6, तो यहां पर हो जाएगा sin 2 टाइम्स ऑफ π/6 माइनस π/6, x की जगह π/6 पुट करेंगे। फिर यहां पर हम देखेंगे तो 2 से π/6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया sin π/3 माइनस π/6। अब sin π/3 मतलब sin 60 का रिजल्ट होता है √3/2 माइनस π/6। अब देखो √3/2 माइनस π/6, ये जो रिजल्ट निकला, ये क्या निकला आपका
पाई बाय 6 पर मैक्सिमम रिजल्ट निकला है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमा निकला है पाई बाय 6 पर, तो मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा। तो पाई बाय 6 पर मैक्सिमम रिजल्ट क्या लिखा है, क्या निकला है, √3/2 माइनस पाई बाय 6। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट है वो क्या दे रखा है अपन को, पाई बाय 6 प्लस √3/2, जबकि हमारे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर यहां से माइनस कॉमन भी ले ले तो ये आगे पीछे होने पर भी आगे पीछे तो हो जाएंगे, बट रिजल्ट बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो पाई बाय 6 पर मैक्सिमम वैल्यू हमको वहां पर मिल ही नहीं रही है, दे ही नहीं रखी है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एक और रिजल्ट ऐसा कुछ होगा जिसके अकॉर्डिंग वहां पर रिजल्ट थर्ड और फोर्थ में से आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ये कंडीशन में वापस लेकर चल रहा हूं, ये अपने रिजल्ट आया परफेक्ट है। ठीक है, पाई बाय 6 पर मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रही है, बट ये ऑप्शन में नहीं है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो अपना रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट है वो न्यूनतम मान निकलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या निकल रही है, √3/2 माइनस पाई बाय 6 निकल रही है पाई बाय 6 पर, जो यहां पर ऑप्शन में है नहीं। तो बचा हुआ रिजल्ट कौन सा हुआ, फिर न्यूनतम मान हो गया, और वो न्यूनतम मान ये निकलना चाहिए। ठीक है, अब अपन यहां पर क्या करते हैं, एक और रिजल्ट की तरफ जाते हैं। देखो ये कंडीशन मैं वापस लेकर चलूंगा, ये वाली। तो हमको यहां पर क्या गिवन है, cos 2x इज इक्वल टू क्या आया अपने पास में 1/2। तो cos 2x इज इक्वल टू यहां पर अपन ने लिखा था cos पाई बाय 3। ठीक, अब देखो अपन को यहां पर पता है कि अगर मैं यहां पर cos के साथ में अगर माइनस रिजल्ट भी लिख देता हूं, cos थीटा की जगह मैं अगर cos माइनस थीटा भी लिख देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है वो आखिर में क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। फिर यहां पर ये जो रिजल्ट है वो एज इट इज है। क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं, cos थीटा की जगह cos माइनस थीटा अपन लिख सकते हैं। cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। अब मैं cos से cos रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू पाई बाय 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई बाय 6। तो यहां से हमको रिजल्ट मिल रहा है x का, वो क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाय 6। तो एक तो रिजल्ट हमको पाई बाय 6 मिला, जिस पर हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है, ये जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो हम अब यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 जो इसी से मिला है, अब इस पर हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करेंगे। तो देखो डबल डेरिवेटिव का सिंबल अब चेक करते हैं माइनस पाई बाय 6 पर। तो यहाँ पर हम जब माइनस पाई बाय 6 रखेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ऑलरेडी आगे माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये रिजल्ट आपका क्या निकला, पॉजिटिव निकला। तो इस डबल डेरिवेटिव पर माइनस पाई बाय 6 का पॉजिटिव मिलना, दैट मीन्स वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब यहां पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा आंसर है वो माइनस पाई बाय 6 पर यहां पर मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम पहले से ही क्लियर कर चुके थे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगर ये रिजल्ट होता तो पाई बाय 6 पर वो भी आंसर होता, वो क्या होता, परफेक्ट होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके लिए जा रहे हैं। फिर दूसरा एक और रीजन, हमने यहाँ पर जो ये थीटा का रिजल्ट माइनस पाई बाय 6 निकाला, क्या ये यहाँ पर वैलिड है, हमने निकाला, क्या ये यहाँ पर जो है वो अप्लाई हम कर सकते हैं। देखो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हमको यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स का रिजल्ट बिटवीन किस किस के रहना चाहिए, -90 टू +90। तो -90 से +90 के बीच में वहां पर -30 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस रीजन से अपन ने यहाँ पर वो जो रिजल्ट लिया है उसको अपन यहाँ पर रख के रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो, सॉरी मिनिमम रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिस इज माइनस पाई बाय 6 इज बिलोंग्स टू -90 टू +90। ठीक है, एक तो ये रीजन है। फिर दूसरा रीजन क्या, यहां पर इसको ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर रिजल्ट निकाल के इस तरह से देख सकते हैं। तो हमारे पास अब ये आया, इस पर हम मिनिमा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो f ऑफ पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 पर मिनिमा रिजल्ट के लिए फंक्शन के अंदर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। जहां पर भी x है उसकी जगह माइनस पाई बाय 6 रख रहे हैं, तो x के आगे ऑलरेडी माइनस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 प्लस का मैं आगे लिख देता हूं, और साइन 60 डिग्री का जो रिजल्ट है √3/2 होता है वो हम पीछे लिख देते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे ये अपना माइनस पाई बाय 6 पर क्या रिजल्ट निकला, आपका मिनिमम रिजल्ट निकला। ठीक है, तो ये ऑप्शन में वहां पर गिवन है पाई बाय 6 माइनस √3/2 इस तरह से।
मिनिमम रिजल्ट π/6 माइनस √3/2 गिवन है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिंपल था, लेकिन इसके अंदर हमको ये देखना पड़ा कि जो रिजल्ट हमारा एक सीधा सीधा निकल रहा है प्लस वाला, ठीक है, उस पर रिजल्ट जो हम मैक्सिमम चाह रहे हैं वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर बचा हुआ रिजल्ट, एक तो देखो सीधा ये भी एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्ट इसका आंसर ये निकाल भी सकते थे, आपको वहां पर -π/6 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे? जैसे अपन ये तीनों रिजल्ट एक एक देखे, तीनों नहीं आ रहे तो बचा हुआ रिजल्ट फिर क्या है, यही है, तो यही इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर हम इसको डिटेल में अगर सॉल्व करना चाहें तो हम देखेंगे कि इसको -π/6 लेकर भी आगे हम इसका परफेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यहां पर ये इनवर्स फंक्शन पर क्वेश्चंस पूछा गया है, आरपीएससी 2011 सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फंक्शन हमको अपन को गिवन है f(x) = cos इनवर्स साइन √1 + x/2 प्लस x⁻x। तो हम यहां पर देख रहे हैं हमारे पास में दो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा पहला वाला फंक्शन हो गया u और ये हमारा दूसरा वाला फंक्शन हो गया v, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग इसलिए मानकर चल रहे हैं बिकॉज यहां पर जो है वो v जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है, वेरिएबल पर वेरिएबल यहाँ पर रेंज दे रखी है, पावर दे रखी है, तो जब वेरिएबल टर्म ऊपर आ जाती है तो हम यहाँ पर इसको लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको हम अलग से ही सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले वाले फंक्शन को u मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिया, v। फिर दोनों का रिजल्ट बाद में निकलने के बाद हम उसको प्लस करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। और लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा f(x) उसको x = 1 पर जो अपना डिफरेंशिएशन करवाएंगे उसका रिजल्ट x = 1 पर फाइंड करना है, तो कांस्टेंट रिजल्ट हमको इस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले हमने इसको जो u और v मानकर चले हैं, एक बार हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करवा लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो f'(x), u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du/dx, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv/dx। तो जो भी सेपरेटली हम इन दोनों फंक्शन को लेकर चलेंगे और डिफरेंशिएशन करवाएंगे x के रिस्पेक्ट में u और v का, तो उनके जो भी रिजल्ट आएंगे du/dx, dv/dx, उनके रिजल्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम अलग अलग इन फंक्शन को लेकर चलते हैं। पहला वाला है हमारे पास u = cos इनवर्स साइन √1 + x/2, और जो सेकेंड वाला हमारा फंक्शन है v = x⁻x। तो इस तरह से ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अपन ने यहाँ पर u और v दो अलग अलग फंक्शन हम लेकर चले और यहाँ पर अब हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस अगर देखने में तो सीधा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1 + x/2 है, तो x की जगह हम cos थीटा लेकर हाफ दी एंगल फॉर्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है बिकॉज ये साइन जो बाहर दे रखा है वो साइन इनवर्स नहीं है, वो साइन दे रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जब cos ले भी लेंगे तो यहाँ पर अंदर बनेगा cos² θ/2, बाहर निकालेंगे cos θ/2, तो बाहर साइन रहेगा और अंदर cos θ/2 रहेगा। तो cos साइन से cos को हम नहीं हटा सकते, अगर बाहर इनवर्स या फिर अंदर इनवर्स हो, ठीक है, तब हम उसको जो है वो हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट दोनों बाहर साइन है अंदर cos है तो उसको हम नहीं हटा सकते। उसके लिए हम कोई दूसरा तरीका फिर ले सकते हैं, sin 2θ का फॉर्मूला 2 sin θ cos θ वगैरह, लेकिन वो बहुत लंबा होगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट मेथड है वो ये होगा, हमको पता है ये पूरा अगर अपन थीटा ले लेते हैं, ये पूरा अगर थीटा है cos इनवर्स के साथ, तो cos इनवर्स थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा ऑलवेज = 90। तो यहाँ पर अगर cos इनवर्स थीटा की जगह हम लिखना चाहें तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। cos इनवर्स थीटा = क्या होता है, 90 माइनस sin इनवर्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो cos इनवर्स थीटा है इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, u = 90 माइनस sin इनवर्स, अब थीटा तो दोनों में क्या था, कॉमन था, ये आपका क्या है, थीटा है यहाँ पर। तो cos इनवर्स थीटा की जगह हम लिख रहे हैं 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब थीटा का रिजल्ट पुट करो इसके अंदर, तो क्या है अंदर sin √1 + x/2, इस टाइप से 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। थीटा यहां से उठाकर इसके अंदर हमने रख लिया। तो अब हमारा जो फंक्शन है u फंक्शन अब बदलकर आपका ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा लिखने पर क्या हो गया, अब सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी से। अब देखो अंदर साइन है तो बाहर साइन इनवर्स है, तो अब इस केस के अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं,
रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप यहाँ पर cos थीटा लेकर भी चले हैं तो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन cos थीटा लेकर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा या काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन होगा अदर किसी मेथड से। तो इसके लिए हम फिर वापस इस मेथड की तरफ आएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको याद रहनी चाहिए। इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर या इस तरह से डिफरेंशिएशन आपको पूछे तो इसके अंदर इसका यूज बहुत बार होता है। तो u इज इक्वल टू 90 माइनस साइन वर्ड से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये अपने पास में रिजल्ट आया। अब इसका हम यहां से डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन करवाओ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का हो जाएगा du अपॉन dx, 90 का हो गया 0। फिर यहां पर रूट ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। रूट ऑफ x का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x हो गया, बट x न होकर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन हम करवाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का तो हो गया 0, मतलब 1 अपॉन 2 है तो उसका हो गया 0, और x अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हमारे पास में इसकी जो डेरिवेटिव निकली du अपॉन dx वो क्या निकली। अब देखो इसको, ये जो 2 है 2 से 2 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये अपने पास में रिजल्ट आया du अपॉन dx का, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2, सॉरी माइनस 1 अपॉन 4 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ये अपने पास रिजल्ट आया। अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे दूसरे वाले फंक्शन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, दोनों तरफ लॉग लेकर चलेंगे जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है। तो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x, फिर लॉग v इज इक्वल टू x रेज आगे आ जाएगी, लॉग ऑफ x बच जाएगा। कौन से फॉर्मूले से होता है ये, लॉग m पावर n आगे आ जाता है, यहाँ पर लॉग m रह जाएगा, ठीक है। हमारा फंक्शन यहाँ पर ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, फिर dv अपॉन dx, ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो log x बचा। फिर यहाँ पर है वो log x, इसका हम करवाएंगे log x का, तो x अपॉन एक्स हो जाएगा, तो dv अपॉन dx। अब v जो इधर डिनोमिनेटर में था उधर क्रॉस करवा देंगे इसका, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में क्या 1 प्लस log x। अब v का रिजल्ट अगेन हम रख देंगे, तो x रेज टू x 1 प्लस log x। ये हमारे पास dv अपॉन dx आया, ये रिजल्ट हमको मिला 4th। तो देखो हमने यहाँ पर जो है वो du अपॉन dx भी निकाल दिया और dv अपॉन dx भी फाइंड कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था f डैश x, वो क्या लेकर चलना था हमको du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, सेपरेटली हमने u और v लेकर हम चले। तो अब इनके रिजल्ट है थर्ड और फोर्थ से उठाकर हम सेकेंड में पुट कर लेंगे, तो f डैश x का रिजल्ट आएगा। तो f डैश x क्या है, f डैश x इज इक्वल टू है du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx अपने पास में है माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x रेज टू x 1 प्लस log x। अब यहाँ पर जो है वो f डैश x आपको निकालना है, वो x इज इक्वल टू किस पर निकालना है 1 पर निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो जहां जहां पर भी x है उसकी जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट बनेगा माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ जहाँ x है हम 1 रखेंगे, 1 पावर 1 प्लस log 1। तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन, देखो यहाँ पर 2.21 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 नीचे सिर्फ 4 बचेगा, प्लस यहाँ log 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4। तो यहाँ पर f डैश जो 1 हमको मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा 3.4 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम सेपरेटली दोनों फंक्शन को लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल है, इस पर हम वहाँ पर है वो लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा हम यहाँ पर, इसलिए ये कंसेप्ट लेकर चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो रिजल्ट देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका 3.4 है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से अपन करेंगे। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव अपन को निकालनी है। यहाँ पर हमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स
आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया ये भी, x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सा हमको पता है, दिख रहा है कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ अगर हम x की जगह कुछ रखते हैं तो देखो बाहर tan इनवर्स है हटने के लिए, इधर भी बाहर क्या है tan इनवर्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x की जगह फर्स्ट वाले केस के अंदर, इस केस के अंदर हम यहाँ x की जगह रख लेते हैं साइन थीटा। x की जगह क्या रखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा रखने से देखो ऊपर साइन हो जाएगा और नीचे 1 माइनस कुछ ना कुछ, अगर वहां से कॉस बन जाता है तो देखो tan इनवर्स हट सकता है साइन अपॉन कॉस, इसलिए हम x की जगह यहाँ पर क्या रख रहे हैं साइन थीटा। यहाँ पर x की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, कॉस थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होगा हाफ द एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह रख रहे हैं कॉस थीटा या कॉस थीटा कॉस फाई, दूसरा कुछ थीटा लेकर चल सकते हैं आप। अब इसके अंदर इसका सब्स्टिट्यूशन अपन करवाते हैं। तो tan इनवर्स x का रिजल्ट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों अलग अलग रिजल्ट हैं। जब हम थीटा का रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग दिखना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों की जगह थीटा भी अलग अलग लेकर चल लेते हैं। यहाँ पर तो आप फाई ले लो और जो पहले अपन ने लिया है वो क्या है आपका थीटा है, ताकि वहाँ पर जो है वो वापस उसको हटाने में थोड़ा सा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहे अपन को। तो यहाँ पर अपन ने थीटा लिया और वहाँ पर फाई लिया है। अब यहाँ से थीटा का रिजल्ट निकाल के रख लो, पहले ही क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से फाई का रिजल्ट निकाल के रख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकालेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पर हाफ द एंगल लगेगा 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव क्या होता है 2 साइन स्क्वायर फाइव अपॉन 2, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाफ द एंगल लगाया 1 माइनस कॉस फाइव का और 1 प्लस कॉस फाइव का। फिर यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं कि हाफ द एंगल लग रहा है 1 प्लस कॉस थीटा में, तो नीचे जब हाफ द एंगल लगेगा तो ऊपर भी हाफ द एंगल लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा में हाफ द एंगल लगाएंगे साइन 2 थीटा के फॉर्म के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 डॉट कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का हाफ द एंगल इस तरह से आ गया, नीचे यहाँ पर इसका हाफ द एंगल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा tan 5 अपॉन 2, ये अपने पास आया। अब अगेन यहाँ पर tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या रह गया अपने पास में tan थीटा अपॉन 2। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर साइन 2 टाइम्स ऑफ, अब tan इनवर्स से tan हट गया, क्या रहा 2 डॉट 5 अपॉन 2, तो 2 से 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स tan हट गया, तो अपने पास बचा 1 अपॉन 2 थीटा, और यहाँ पर अपने पास बचा 2 से 2 हट गया तो साइन 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ तो डायरेक्टली tan इनवर्स से tan हट गया है, यहाँ पर जो है वो साइन के साथ फाई लगा है, ठीक है, 2 से 2 कटने के बाद में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाई का रिजल्ट वापस हमको रखना पड़ेगा, थीटा का भी वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अगेन। तो फाई यहाँ पर क्या अपना कॉस इनवर्स एक्स और थीटा अपना क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, फाई की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। अब आपका क्वेश्चन वापस है वो किस में हो गया, आपका फंक्शन एक्स के अंदर हो गया, ठीक है। हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो आपको फंक्शन दे रखा था वो वहां पर कॉम्प्लेक्स दे रखा था, थोड़ा सा जो टिपिकल फंक्शन दिया हुआ था उसको हमने इजी फॉर्म में लाया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। इतने बड़े बड़े रिजल्ट दे रखे थे, इससे इस तरह से छोटे रिजल्ट आ चुके हैं।
ये और थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम इजीली डिफ्रेंसिएशन आगे देख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स चल रहा है अभी, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, साइन के साथ में। तो इसके आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है और ट्रायंगल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया हुआ आपको पहले। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स थीटा का, जो रूपांतरण हम करेंगे साइन इनवर्स के अंदर, तो इस तरह से करेंगे √1 - x²। कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। तो यहाँ पर जो है वो कॉस इनवर्स x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √1 - x²। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स हट गया, तो अपने पास में क्या बचा, 1/2 साइन इनवर्स x प्लस √1 - x²। ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, या फिर आप भूल जाते तो ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ जब इसकी रेगुलर क्लास अपन ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे। हमारे पास फंक्शन अब ये प्योरली हमारा फंक्शन आ चुका है, जितना इजीएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट होना था उतना अपन ने कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करवाएंगे एफ डैश एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x। रूट ऑफ एक्स का 1/2 √x, बट ये x नहीं है तो क्या है 1 - x²। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन 1 का हो गया, 0 x² का क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा वो है 1/2 √1 - x²। सेकेंड वाला जो पार्ट है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पर ऊपर x बचा है और नीचे अपना √1 - x² है। अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एलसीएम हमारा आया 2 टाइम्स ऑफ √1 - x²। तो यहाँ से हमको 1 मिलेगा और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 2x। तो 1 - 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √1 - x²। अब हम देखते हैं ऐसा ऑप्शन में कहीं मिलता है रिजल्ट अपन को। तो देखो ये सेकेंड वाला ऑप्शन 1 - 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √1 - x²। तो यही अपना आंसर है यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमने देखा ये बड़े जो फंक्शन दे रखे होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस टाइप से, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज लेकर चलना चाहिए, जिससे इसकी फॉर्म इजी बन जाए, और फॉर्म इजी बनने के बाद में डिफ्रेंसिएशन करवाना आसान हो जाता है। लेकिन जिस फॉर्म के अंदर ये ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन इनका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करवा सकते हो, tan इनवर्स x का बहुत बड़ा फंक्शन है x, यहाँ पर साइन थीटा में भी 2 टाइम्स ऑफ थीटा, इतना बड़ा, तो इसलिए इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ही हम डिफ्रेंसिएशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से फिर वापस यहाँ से साइन को अगर बाहर अंदर कॉस इनवर्स आ गया, बाहर साइन है, तो हटाने के लिए ये फॉर्मूले, या फिर हमको जो ट्रायंगल मेथड है वो पता होना चाहिए, जो आपको ट्रायंगल मेथड बताया हुआ है लाल कक्का वाला, जो भी हम लेकर चलते हो, ठीक है। उससे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आरपीएससी 2011 सेकेंड ग्रेड के अंदर ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट m² m³, एक स्पर्शी रेखा है किस बिंदु पर, m² m³, दोनों स्मॉल m दे रखे हैं, m² m³ पर एक स्पर्शी है, ठीक है। वो किसकी स्पर्शी है, इस कर्व की स्पर्शी है। तो यहाँ तक अपन एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और हम यहाँ पर जो भी कंडीशन हमको गिवन है वो लिखते हैं। ये हमारा क्या है यहाँ पर कर्व, इस कर्व की, इस वक्र की वहां पर एक स्पर्शी जो है वो गिवन है, ठीक है। वो इस कर्व की स्पर्शी है वो यहां पर निकालनी है अपन को। वो स्पर्शी क्या है, किस पर दे रखी है, कौन से पॉइंट पर है, m² m³ पर। तो इसकी स्पर्शी अपन पूरी स्पर्शी निकालनी है, या सिर्फ वहां पर टेंजेंट से ही काम चल जाएगा, स्लोप से ही काम चल जाएगा, वो हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के पूरा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्शी की बात जरूर कर रहा है। इस कर्व के, ये माना ऐसा कोई कर्व है, इसकी स्पर्शी है, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है, यहाँ पर m² m³ पर है, इतना हमको यहाँ पर पता है। तो एक सीधे मोटे तौर पर हम पहले यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करवा के इस पॉइंट पर इस स्पर्शी की या कर्व की हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं।
तो डिफरेंशिएशन करवाएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y y डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2y। लेकिन ये जो y डैश अपन ने निकाला है, जो अपन ने dy बाई dx निकाला है, जो अपन ने स्लोप निकाला है, यहाँ पर मैं m1 लिख देता हूँ बिकॉज स्मॉल m यहाँ पर स्लोप के लिए लेकर चलते हैं, और यहाँ पर पॉइंट भी स्मॉल m दे दिए है। एक बार मैं इसको m1 लिख देता हूँ। अब ये जो स्लोप निकालना हमको, वो कौन से पॉइंट पर निकालना है, स्मॉल m स्क्वायर और m क्यूब पर। अब तो ये आपके x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये पॉइंट पर यहाँ पर हम इसके अंदर x और y की जगह रखेंगे, और इन पॉइंट पर हम यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं इसका। तो 3x का रिजल्ट हमारे पास में क्या है, m स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ y का रिजल्ट क्या है, m क्यूब। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ m पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m क्यूब। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 3/2 हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, 3/2 m। तो ये हमारे पास में स्लोप आया, m1 आया। ये स्लोप किसका आया, टेंजेंट का स्लोप आया, ठीक है, स्पर्शी का स्लोप आया, स्पर्श रेखा का स्लोप आया, या हम वक्र का भी स्लोप हम कह सकते हैं, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अगर टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम टेंजेंट निकालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अगर स्लोप से ही काम बन रहा है तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसमें कह रहा है ये जो कर्व है इज आल्सो नॉर्मल एट द पॉइंट m स्क्वायर m क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये जो टेंजेंट है, इसके कहने का मतलब ये टेंजेंट है, वही इसका अभिलंब हो जाएगी, इस वक्र का ही अभिलंब हो जाएगी। वो कौन से पॉइंट पर हो जाएगी, यहाँ पर m स्क्वायर m क्यूब। अब ये जो पॉइंट दे रखे वो कैपिटल में दे रखे हैं, बट पॉइंट वैसे ही है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल की, जैसा वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक तो यहाँ पर क्या है आपके टेंजेंट, और एक क्या है यहाँ पर नॉर्मल। तो टेंजेंट का काम हम कर चुके हैं इधर, अब हम काम करेंगे किसका, नॉर्मल का। कौन से पॉइंट पर, कैपिटल M वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम m2 फाइंड कर रहे हैं, अब सीधा m2 dy बाई dx। यहाँ पर ये जो है कैपिटल लेकर चलेंगे m स्क्वायर और कैपिटल m क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अंदर जब रखेंगे, देखो पॉइंट भी जब सेम है यहाँ पर, तो रिजल्ट जब यहाँ रखेंगे इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर, तो रिजल्ट क्या आएगा अपना 3/2 स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M। सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा। यहाँ पर जब इसके अंदर हम x और y का रिजल्ट ये रखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ स्मॉल m है तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट तो क्या है, एक जैसे, एक स्मॉल है तो क्या है, एक कैपिटल M है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो m1 और m2 दो रिजल्ट आ चुके हैं। ये m1 जो स्लोप है वो किसका है, टेंजेंट का। ये m2 है वो स्लोप किसका है, नॉर्मल का। लेकिन ये क्या नॉर्मल का स्लोप है या ये क्या टेंजेंट का स्लोप है, यहाँ पर जो कंडीशन क्लियर होगी वहां से हमको पता है कि m1 डॉट m2 का रिजल्ट अगर -1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये अगर टेंजेंट की स्लोप है और ये नॉर्मल की स्लोप है, ये अगर स्पर्श रेखा का ढाल है और ये अगर यहाँ पर अभिलंब का ढाल है, तो इन दोनों का गुणा करवाएंगे, दोनों के स्लोप का, तो रिजल्ट हमको क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब और जो प्रवणता होती है वो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। दोनों एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो अब यहाँ पर हम ये कंडीशन पुट करके देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का जो रिजल्ट था हमारा 3/2 स्मॉल m, सेकेंड वाले का रिजल्ट भी क्या है 3/2 कैपिटल M, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, -1। तो यहाँ से हम जो है जब m डॉट m निकालेंगे, स्मॉल m और कैपिटल M का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है 3 3 9 और 2 2 4, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/9। तो हमारे पास mm जो वो क्वेश्चंस में पूछ रहा है, अगर ये हो तो यहाँ पर m डॉट m का रिजल्ट क्या होगा। तो m डॉट m का रिजल्ट कितना निकल रहा है अपने यहाँ पर -4/9। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को स्लोप का कंसेप्ट पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमारे पास इसका रिजल्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, -4/9। आरपीएससी 2011 सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फंक्शन हमको गिवन है f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। यहां पर जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो क्या है, मोनोटोनिकली क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, एक दिष्ट वर्धमान होना चाहिए। तो वो x के किस रिजल्ट के लिए, x के किस मान के लिए एक दिष्ट वर्धमान होगा, तो हमको x का रिजल्ट फाइंड करना है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाती है तो और x का रिजल्ट पूछा जाता है, मतलब आपको इंटरवल पूछा जाता है, तो उसके अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल करके x का रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो
डिफरेंशिएशन करवाएंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये पूरा आपका x है, ठीक है, टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। बट हम देखेंगे ये x नहीं है, x ना होकर कुछ अदर रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट दे रखा है, तो x ना होकर कुछ और होता है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करवाते हैं हम। साइन x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो हमारे पास में फंक्शन इस तरह से आया, एक बार इसको वापस थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देते हैं, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हमारे पास में ये फंक्शन है एफ डैश एक्स, ठीक। अब इसी से रिजल्ट निकलेगा हमारा, जो भी निकलेगा वो, क्योंकि यहां पर इंटरवल पूछा गया, x का रिजल्ट पूछा गया है। अब एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंड द इंटरवल, वैल्यू ऑफ x, या फिर क्या बोलते हैं इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो एफ डैश एक्स को जब भी 0 के इक्वल किया जाएगा यहां पर, तो देखो cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पर सीधी सी बात है, ये रिजल्ट 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो इसका 0 के इक्वल होना कंपलसरी है, ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट का। तो यहां से हम ऊपर वाला रिजल्ट लेकर चलेंगे, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक। तो यहां से हम सीधे सीधे x का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर करके जब भी cos x माइनस साइन x का रिजल्ट आता है तो थीटा हमेशा हमारा क्या निकलता है, π/4 निकलता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्योंकि इस कंडीशन का बहुत बार यूज आता है, जब भी ऐसा हुआ तो थीटा हमारा x क्या निकलेगा, π/4 निकलेगा। तो एक बार हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, साइन x, अब cos को इसके नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर यहाँ पर और भी बहुत से तरीके हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के भी आप देख सकते हो। तो अपने पास में यहाँ पर tan x का रिजल्ट 1 है, देन x कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, π/4, ठीक। 1 का रिजल्ट tan π/4 लिखेंगे, tan से tan हट जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। अब π/4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर सीधा x इक्वल टू π/4 हमको नहीं दे रखा है, हमको इंटरवल की फॉर्म में ये रिजल्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि π/4 आ गया तो π/4 फोर्थ ऑप्शन में तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, एक बार हमको वहां पर उसको वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पर क्लियर कंडीशन दिख रही है, π/4 आया है, और यहाँ पर कंडीशन π/4 के अंदर जो क्वेश्चन जो π/4 की कंडीशन वो कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रही है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर मिल रही है। तो यहाँ से देखकर वैसे हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये होगा, बिकॉज केवल इस क्वेश्चन की मैं बात करूं क्योंकि इसके अंदर π/4 सिर्फ एक कंडीशन में दिख रहा है। यहां पर π/4 अगर अदर किसी कंडीशन में होता तो जरूर हमको आगे उसको वेरीफाई करना पड़ता, मतलब क्रिटिकल लाइन पर रिजल्ट लेकर, नंबर लाइन पर हमको रिजल्ट लेकर आगे सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो यहां पर जो π/4 अपना रिजल्ट आया है, इसको हम लाइन पर एक बार रखकर चेक करते हैं। तो यहां पर जैसे 0 ले लेते हैं, यहां पर एंगल 90 ले लेते हैं, और यहां पर अपन ने क्या ले लिया, π/4। अब 0 से π/4 के बीच यहां पर हम एफ डैश एक्स देखते हैं, तो 0 से π/4, 0 से 45 के बीच में हम एक रिजल्ट लेकर चल लेते हैं π/6, 30 डिग्री। तो यहां पर आप एफ डैश एक्स का सिंबल चेक कर सकते हो π/6 पर। तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका जो मेन पूरा डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है, cos x माइनस साइन x पर ही कर रहा है, तो इसी के अंदर रिजल्ट रख के देखेंगे। तो cos π/6 माइनस साइन π/6, तो cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्री, वहाँ पर √3/2, और ये क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला, पॉजिटिव। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर √3 का रिजल्ट 1.41, 1.732 सो ऑन चलता है, तो वो 1 से बड़ा है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर देखा कि हमको पूछा गया इंक्रीजिंग कंडीशन, इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर जो रिजल्ट जो हमको सिंबल मिल रहा है वो इधर कौन सा सिंबल मिल रहा है अपन को, पॉजिटिव मिल रहा है 0 से π/4 के बीच में, और वो ऑप्शन वहां दिया हुआ भी है, तो वहां से हमको कंफर्मेशन मिलती है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन 0 to
पाई बाय 4, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली मेथड से इसको अपन देख सकते हैं। ये तो है ही ये पूरा। अब देखो अगर यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन, जैसा कि अभी आपको बताया क्या बना था अपना, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें, अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, यहां पर अपन ले लेते हैं जैसे पाई बाय 4 और यहां पर ले लेते हैं 90, 0, यहां पर +1 हो गया, यहां पर -1 हो गया, ठीक। तो अगर cos का हम यहां पर डायग्राम बनाए, cos 0 पर रिजल्ट क्या रहता है आपका 1, cos 0 का रिजल्ट कितना रहता है 1 रहेगा। फिर 1 के बाद यहां पर हम आते हैं किस पर, 90 पर, सीधे पाई बाय 4 पर 1/√2 होगा, फिर 90 पर आएंगे तो क्या होगा 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा cos का वो इस तरह से बनेगा, ये किसका ग्राफ बना, cos का। फिर हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन 0 का रिजल्ट कितना रहता है 0। फिर पाई बाय 4 पर वही इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, पाई बाय 4 पर दोनों का। फिर 90 पर हम रिजल्ट देखेंगे तो 90 पर रिजल्ट कितना आएगा, वापस 1 आएगा यहाँ पर, ये। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्ट 0 से पाई बाय 4 के बीच का हम रिजल्ट देखें तो इसके अंदर कौन सा जो है वो ग्राफ, कौन सा फंक्शन ऊपर आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाला ये फंक्शन है ये अपना क्या है cos x, और जो नीचे वाला फंक्शन है ये अपना क्या है sin x, ठीक है। तो डायग्राम से भी हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ऊपर cos है और नीचे क्या है sin है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos x माइनस जब हम sin x करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जो ऊपर है बड़ा है, बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम ग्राफ से भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x, ये। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, हमको कहीं पर भी जो है वो लॉग वगैरह लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर वेरिएबल पर वेरिएबल होता है तो लॉग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा ही इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, तो उस केस के अंदर हमको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये दोनों रिजल्ट पहले फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो log x का क्या हो जाएगा 1/x, एक x ऑलरेडी नीचे है, x² हो जाएगा, फिर प्लस किया, लेकिन यहाँ पर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है -1/x², तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log x/x²। ये अपने पास में रिजल्ट आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं कॉमन लेके, तो अपने पास में ये रिजल्ट बनेगा 1/x², 1 log x, ठीक है। फिर हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करवाए, f" निकाले। लेकिन देखो इस टाइप के मैंने जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस करवाए उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर x का रिजल्ट एक ही मिल रहा हो कुछ, तो हमको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव तो तब जाते हैं जब हम वहां पर सिंबल हमको चेक करना हो, x के रिजल्ट एक से ज्यादा आ रहे हो, तब हमको सिंबल चेक करके देखना पड़ेगा कि x के कौन से मान के लिए वहां पर मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। अब क्वेश्चंस में मैक्सिमा पूछ रहा है तो मैक्सिमम वाला रिजल्ट लेकर चलेंगे ये। तो यहाँ पर मैं फिलहाल f"x नहीं निकाल रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी, अगर x के रिजल्ट 2 निकल जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। और जब कभी भी आपका x का रिजल्ट इस टाइप से फर्स्ट डेरिवेटिव इस टाइप से 1 log x या log x -1 मिल जाती है, तो आपको पता है x का रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, e मिलता है, तो उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो f' को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, 1/x², 1 log x इक्वल टू 0। तो एक हिसाब से ये शॉर्ट ट्रिक ही होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का ही क्वेश्चन हो गया। यहां तक आएंगे 1 log x या log x -1 दिखा, दैट मीन्स x इक्वल टू e है, और वो e हम फंक्शन में रखेंगे तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वही हमको मिलेगी। तो आप e यहां पर रखकर देख सकते हो, देखो log e/2, इसलिए इसने यहां पर बेस क्या लिखी हुई है, e लिखी हुई है, ठीक है। तो log e/e क्या रह जाएगा 1, और यहां पर क्या हो जाएगा e, तो 1/e इसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट ही हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो x² पॉजिटिव है और ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ऊपर वाला जो हमारा रिजल्ट है 1 log x वो 0 के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू, यहां पर इसको ट्रांसफर करने पर रिजल्ट क्या होगा, log x इक्वल टू 1 होगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा e। तो x का रिजल्ट e आ गया, तो एक ही रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट पर हम फंक्शन
का मान देख सकते हैं, तो 1/x 1/e log ऑफ e बेस टू e, तो 1/e इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से अपन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। x का रिजल्ट अगर एक और कुछ आया होता तब हम जरूर देखते हैं दोनों का सिंबल चेक करने के लिए, दोनों रिजल्ट पर किस पर मैक्सिमा दे रहा है किस पर मिनिमा दे रहा है। तो आरपीएससी 2011 के अंदर ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक वो रिजल्ट जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी जो PYQS की फर्स्ट क्लास ली थी इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, इस पर भी अपन ने देखे थे इस टाइप के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर पूछे जाते हैं और इन सबका एक ही मेथड होता है। अगर इनफाइनाइट टर्म तक वही जो अपना फंक्शन है रिपीट होता जाता है बार बार। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पर इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा पहला वाला जो फंक्शन है वो तो हम क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं, और बाद वाले जो फंक्शन है उन सबकी जगह हम देखो प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस, माइनस होता तो माइनस, उनकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वाई। वाई कहाँ से लिखा, क्योंकि पूरा जो फंक्शन है अपना ई रेज टू एक्स वो वाई के इक्वल था। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, ये पूरा जो अंडरलाइन किया है मैंने वो फंक्शन हमारा क्या दिखेगा, वाई दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से करवा सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स हो गया, बट एक्स एक्स में होकर क्या है एक्स प्लस वाई, तो अगेन डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे रिजल्ट y की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने ई रेज टू एक्स प्लस वाई लिया है वो किसके इक्वल था, यहाँ पर y के इक्वल। तो इसको हम y के इक्वल लेकर y लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये अपने पास में रिजल्ट क्या हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्रॉस करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा y, और y इंटू 1 इधर y बचेगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या आएगा अपना y अपॉन 1 माइनस वाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, y अपॉन 1 माइनस वाई, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आरपीएससी 2013 सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको कहा गया कि एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ये फंक्शन जो है ये कर्व है, ये क्या कौन सा कर्व है, कौन से कर्व की फॉर्म है, अगर इसको हम देखें तो पैराबोला की। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2, ये आपका कर्व है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो ये यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म होगी, पैराबोला की फॉर्म होगी। ठीक है, परवलय की फॉर्म है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की। तो यहाँ पर हमको ये गिवन है कर्व, और हमको इंटरवल दे रखा है 2 से 3, 2 से 3 अंतराल दिया हुआ है। इसके अंदर ये क्या है परिभाषित है। तो सीधा सीधा देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखता है, इसके अंदर 2 से 3 में परिभाषित है और यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ से हमारा जो आइडिया लगता है इसको सॉल्व करने का वो किसकी तरफ जाता है, यहाँ पर रोल्स या लैग्रांज थ्योरम की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब देखो है वहाँ पर 2D का क्वेश्चन है ये, ठीक, या फिर हम कहेंगे टेंजेंट और नॉर्मल है उस वो जो अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है उसका क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम यहाँ पर जो है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी आपको क्लियर होगा। ये हमारा फंक्शन है, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन जो भी आया ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बहुपद है, और ये पॉलिनोमियल जो होता है वो वहां पर हमेशा क्या होता है सतत होता है, जो भी इंटरवल दे रखा होगा, और क्या होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करवाए और यहाँ पर 2 से 3 के बीच में जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर अगर हम रखें तो वो भी क्या होगा यहाँ पर डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, जैसा ये कह रहा है 2 से 3 में परिभाषित है, तो यहाँ पर सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो यहाँ पर रोल्स और लैग्रांज के 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गए कि एवरी पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होता है आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, उसके इंटरवल में जो भी दे रखा होता है उस इंटरवल में अगर परिभाषित है तो। फिर दूसरा यहाँ पर बात आ जाती है जो है वो रोल्स थ्योरम के अंदर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की, सॉरी रोल्स थ्योरम के अंदर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ ए चेक करते हैं और एफ ऑफ बी ये दोनों चेक करके इसके अंदर रख के चेक करते हैं। तो एफ ऑफ 2 रखते हैं तो 2 रखने पर क्या हो गया 0, और यहाँ पर 3 रखते हैं तो कितना आ रहा है 1। क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई
नहीं होगी। ठीक है, एक बात यहाँ पर से क्लियर हो गई। अब अपन यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, लैग्रांज थ्योरम लेकर चलते हैं। और लैग्रांज थ्योरम जो है वो क्या कहती है अपन को, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी, अब यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करवाया जाए, ये आपका एफ है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे हम डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। तो क्या निकलता अपना एफ डैश एक्स, रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो 1 ही आएगा, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया एफ डैश एक्स। अब हम एफ डैश सी, जहाँ एक्स है उसकी जगह सी रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, या सी नहीं भी रखो और एक्स की फॉर्म में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स बिलोंग्स टू इसके आएगा। ठीक है ना, ओपन इंटरवल 2 to 3, तो x भी लिख सकते हो आप। तो x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। फिर f ऑफ b, f ऑफ b क्या है, f ऑफ b यहां पर है, अभी अपन ने रिजल्ट निकाला था, f ऑफ b का रिजल्ट कितना निकल रहा था, जब एक बार ये लिख लो, b की जगह आपके पास 3 है यहां पर, और a की जगह कितना आपके पास में 2, और यहां पर 3 माइनस क्या हो गया 2 हो गया। यहां पर अगर बड़े मोटे तौर पर देखा जाए तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं ये एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप। ठीक है, और ये जो स्लोप अगर 2 बिंदु दे रखे हो तो स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला वो उस टाइप से ही देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही कंसेप्ट यहां पर काम में आ रहा है। तो यहां पर देखो 1/2 रूट ऑफ x माइनस 2। अब हम f ऑफ 3 रखेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2। तो जब हम x की जगह 3 रखते हैं तो कितना है 1, 2 रखते हैं तो कितना आ गया 0, और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो यहां से हम देखते हैं क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उधर भेजेंगे। यहां से x का रिजल्ट हम निकाले तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9/4, 9/4, ये x का रिजल्ट निकला। अब x का रिजल्ट अगर यहां पर 9/4 है तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, जैसा हमको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो y का रिजल्ट हम यहां से निकाल सकते हैं 9/4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/2। तो हमारे पास यहां पर जो पॉइंट निकलेंगे x, y, x का रिजल्ट हमारे पास क्या निकला 9/4 और y का रिजल्ट क्या निकलेगा 1/2। तो इस तरह से यहां पर ये इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। x का रिजल्ट आपके पास 9/4 और y का रिजल्ट क्या निकला 1/2। तो यहां पर केवल जो है देखो, अपने आगे अभी क्वेश्चंस पूरा पढ़ा भी नहीं था, केवल यहां पर क्या परिभाषित की बात कर रहा था, अपन ने लैग्रांज थ्योरम अप्लाई की, और वो क्या बोल रहा है आगे कि वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा खींची जाती है मतलब किसकी बात कर रहा है, टेंजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और अभी भी मैंने बताया ये थोड़ी फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है, टेंजेंट की फॉर्म, मतलब स्लोप की फॉर्म बन रही है। दोनों तरफ क्या ये स्लोप ही बन रहा है। लैग्रांज थ्योरम को सॉल्व तो कर रहे हैं लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर काम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्लोप का ही काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वक्र के छोरों को मिलाने वाली जीवा के समांतर है, जो कि तो P के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श बिंदु निकालना है। कुल मिला के स्पर्श रेखा किस पर खींची जा रही है, यहाँ पर P पर खींची जा रही है, और पॉइंट किसके निकालने हैं, P के निकालने हैं। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु इस तरह से हो जाएंगे। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को तो अपन शॉर्ट में भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी, स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु जब भी स्पर्श बिंदु की बात आ जाती है, टेंजेंट पॉइंट की बात आती है, तो ऑप्शन से ही हम वो पॉइंट सीधे कर्व के अंदर रखकर सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो ये पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे तो दूसरे भी पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो देखिए जैसे कि इसके अंदर ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम रखते हैं 3,1, तो y का रिजल्ट क्या रख रहे हैं अपन 1 रखते हैं, तो y का रिजल्ट 1 और x का रिजल्ट कितना आया 3, तो 3 माइनस 2 कितना मिला 1, परफेक्ट आ रहा है। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन लो 2, x का रिजल्ट 2 रखा तो y का रिजल्ट क्या मिल रहा है 0, x का रिजल्ट 9/2 लिया तो y का रिजल्ट आपको √5/2 मिलेगा। प्लस सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो फिर इस केस के अंदर हम फिर इसको इस तरह से करेंगे। अब इसको लैग्रांज थ्योरम से सॉल्व करने का रीजन क्या रहा, यहाँ पर ये जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमने लैग्रांज से सॉल्व किया, नहीं तो हम हमेशा जो हमारा टेंजेंट वाला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आरपीएससी 2013 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, ये भी यहां पर भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन से इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या
डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, हम इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे एफ डैश एक्स, क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ तक हमने इसका डिफरेंशिएशन करवाया, एफ डैश एक्स निकाला। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का रिजल्ट एक तो सीधा सीधा 0 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है x का रिजल्ट अपन को -4/3, 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम क्रिटिकल लाइन पर जो नंबर लाइन है उस पर हम लिखते हैं -4/3 और दूसरा वाला रिजल्ट क्या अपना 0, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आ जाती है, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट रहेगा। तो इनफाइनाइट वाला रिजल्ट तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। सारे जो पॉइंट लगभग जो अपने दिख रहे हैं -4/3 से 0 के बीच में, है ना, ये दोनों पॉइंट एक जैसे है। अच्छा, ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो -4/3 से 0 के बीच में, तो केवल इन दोनों के बीच का ही रिजल्ट हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो -4/3 और 0 के बीच में अगर कोई हम एक एग्जाम्पल लेकर चले, कोई भी बीच इसके बीच का, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर लो तो बीच वाला भाग कोई आ जाएगा, बीच वाला कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो वो कितना मिल गया अपन को बताओ, -4/6, इसको हाफ कर लिया। अब ये रिजल्ट हम यहाँ पर रख के चेक करते हैं किसके अंदर, एफ डैश के अंदर। तो एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या निकलता है, देखो जहां जहां पर भी x है इसके अंदर रख रहे हैं, वहां पर हम पुट कर रहे हैं -4/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ -4/6, x की जगह अपने रखा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 का स्क्वायर 36 और ये -16/6, तो 48/36 -16/6, एलसीएम ले लिया अपन ने कितना 36, तो 48 माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 टाइम्स गया और 16 चंग कितना होता है, चिन्नू कितना होता है 96, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके बीच में तो रिजल्ट हमको क्या मिला, नेगेटिव मिला। मतलब जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है, बिटवीन -4/3 to 0, मतलब यहाँ पर फंक्शन इस इंटरवल के बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग की कंडीशन देखो यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा इस टाइप। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके 2 मेथड है इस क्वेश्चन के जनरली, लेकिन एक मेथड जो लॉन्ग मेथड है वो काफ़ी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, और दूसरा एक शॉर्ट तरीका इसका, वो शॉर्ट तरीका आप अगर लेकर चलते हो तो आंसर इसका जल्दी आएगा। मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको 2 वेरिएबल में फिलहाल ये कंडीशन दे रखी है एक्स और वाई के अंदर, तो हम जब भी ऐसा 2 वेरिएबल वाला रिजल्ट होता है उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, और 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमको फंक्शन दे रखा होता है, जो कर्व दे रखा होता है, वहां से हम एक्स या वाई का रिजल्ट निकाल के कंडीशन में रखते हैं और पूरा एक्स में फंक्शन हो जाता है और फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है, हमको जो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है x² y⁴ = 6, ये कर्व थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पावर बड़ी होने की वजह से यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। कैसे, जैसे यहाँ से जब आप y का रिजल्ट निकालोगे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, आपको मैक्सिमा मिनिमा रिजल्ट निकालना है, वो किसका निकालना है, 3x + 4y का। तो आपका फंक्शन तो क्या हो गया, 3x + 4y हो गया। तो इस पूरे फंक्शन को अपन को x के अंदर कन्वर्ट करना है, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कर्व से हम y का रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो y का रिजल्ट y⁴ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/x²। अब वो 3 पावर को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो y का रिजल्ट इस टाइप से आया। अब ये रिजल्ट उठा के इसके अंदर रखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करवाना हो तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन हो थोड़ी लंबी हो जाती है और थोड़ा अपन को ध्यान रखना होता है, कहीं मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/1/3 और x/2/3, ये हमारे पास y का रिजल्ट आया। अब ये y का रिजल्ट हमारा जो फंक्शन है f(x) = क्या 3x + 4y, क्योंकि फंक्शन कौन सा होता है जिसके बारे में मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाती है, वो हमारा फंक्शन होता है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं,
तो 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y का रिजल्ट हम लिखेंगे 6 पावर 1/3 अपॉन x पावर 2/3, ये हमने लिखा। अब हम देख रहे हैं पूरा ही फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, x के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले हम लॉन्ग मेथड की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है, दोनों ही अपन देखेंगे। तो 3x इज इक्वल, तो थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन हमारा आया है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। डबल डेरिवेटिव टेस्ट अपन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, वन टाइम डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो देखो 3x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करवाना है तो ये 2 पावर 3 ऊपर आ जाएगा और आगे लाएंगे इसको x पावर -2/3 का डिफरेंशिएशन करवाना है तो माइनस आगे आ जाएगा 2/3, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ 6 पावर 1/3, इनको हमने एज इट इज लिखा। अब ये आगे आने पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगी, x पावर n का फॉर्मूला लिया n-1, तो यहाँ पर कितना हो गया ये -5/3, तो ये वापस नीचे चला जाएगा x पावर 5/3। ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -8/6 पावर 1/3 अपॉन 3 पावर 5/3। ये हमारे पास में यहाँ पर जो है वो एफ डैश एक्स आया, ठीक है। थर्ड कंडीशन एफ डैश एक्स की बनी। अब इसका डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाते, 3 का क्या हो गया 0। अब यहाँ पर ये -5/3 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 है ये 8/3, 5/3 आगे आ चुका है। फिर उसके बाद में वहाँ पर क्या है 6 पावर 1/3 ऑलरेडी है। फिर -5/3 जो आगे आया था उसमें एक माइनस हो जाएगा पावर x पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा -8/3। तो यहाँ पर नीचे आकर ये x पावर +8/3 हो जाएगा। ये अपने पास में डबल डेरिवेटिव निकली। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव तक यहाँ पर पहुंचे। अब हम क्या करते हैं, x का रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम f डैश x को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां से हम जो है वो f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे तो देखो 3 - 8.6 पावर 1/3 अपॉन 3.x पावर 5/3 इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। तो यहां से 8.6 पावर 1/3 अपॉन 3.x पावर 5/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। अब यहां पर x का रिजल्ट उधर भेज दो, x पावर 5/3। फिर हम जैसे यहां पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो x का रिजल्ट हमको मिला 4/3। अब ये जो x का रिजल्ट 4/3 मिला है वो हम रिजल्ट उठा के यहां पर जो है वो इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। y तो हमको किसका रिजल्ट मिल जाएगा, y का भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो y का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 3/2। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो y का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 3/2। तो आपके पास यहां पर x और y के रिजल्ट आए 4/3 और 3/2। अब यहां पर आप डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसा कि बताया गया, हमको क्वेश्चंस में पूछा गया कौन सी वैल्यू पूछी है, मिनिमम, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास जो निकला है x और y, तो यहाँ पर 3x + 4y का रिजल्ट निकालना है तो ये सीधा रिजल्ट उठा के हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर y का रिजल्ट नहीं भी निकालते तो भी आपने जो x का रिजल्ट निकाला है वो किसके अंदर हम रखते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं। सेकंड वाला जो f(x) हमने पूरा x के अंदर कन्वर्ट किया है उससे भी रिजल्ट हमारा जो है वो परफेक्ट आता। तो देखो यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट आया है 3x + 4y, तो 3.x का रिजल्ट कितना अपने पास में 4/3, 4y का रिजल्ट कितना अपना 3/2। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 6 = 10। तो अपने पास में इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू पूछ रहा है वो कितने आएगा अपना 10 रिजल्ट आ जाएगा x और y का रिजल्ट निकलने पर। लेकिन आपने देखा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वहां पर टाइम लेने वाली है, जब यहाँ पर इस तरह से 1/3 और ऐसी पावर बनेगी सारी। तो इसके लिए इस क्वेश्चंस का एक सेकंड मेथड और है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो देखो इसको हम यहाँ पर अब सेकंड मेथड से इसको एक बार देखते हैं। अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, जियोमेट्रिक मीन के होता है, ठीक। अब यहां पर इस क्वेश्चंस को मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चंस है, इसको पूरा हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है।
हमने यहाँ पर ये जो ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एम, ये इस कंडीशन पर और भी अपन ने पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी इसके अंदर सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसके अंदर थोड़ा हमको ध्यान रखना होता है, हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फॉर्म है 3x + 4y जो हमारा मेन फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट सारे सेट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो देखो 3x को हम फर्स्ट अपना रिजल्ट मानते हैं और 4y को हमारा सेकंड रिजल्ट हम मानते हैं। तो अर्थमेटिक मीन हमको जब भी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला हमारा क्या है 3x। अब 3x है तो लेकिन यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो आपको पावर दे रखी है वो क्या दे रखी है 2, तो हम क्या करेंगे 3x के नीचे 2 का भाग लगाएंगे, फिर अगेन 3x/2, 3x/2 हमने 2 बार लिखा, पावर कितनी थी 2 थी, x² था मतलब x वाला रिजल्ट 2 बार लिखा, फिर पावर 2 थी तो 2 से डिवाइड किया। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। फिर हम लेते हैं हम सेकेंड वाला रिजल्ट 4y। अब 4y कितनी बार लिखेंगे बताओ, 3 बार लिखेंगे, 4y लिखा 3 बार। अब यहाँ पर 3 बार लिखने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, इसके ऊपर घात 3 है तो नीचे कितना लिखेंगे 3। अब ये टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 रिजल्ट हो गए। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, यहाँ पर सभी जितना भी मतलब मीन का मतलब वही औसत, राशियों का योग बड़ा राशियों की संख्या, तो टोटल रिजल्ट अपना ये इस तरह से बनेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल आ गया। अब जियोमेट्रिक मीन का रिजल्ट भी हमको इसी तरह से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर ये जो अपन ने काम किया था थोड़ा इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सेकेंड वाला केस। अब जियोमेट्रिक मीन के लिए वही ये जो रिजल्ट हम लेकर चले इन्हीं को हम मल्टीपल में लेकर चलते हैं। जैसे दो संख्या ए और ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी का जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, b = √AC। ए और सी को हमने क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। फिर इसके ऊपर घात कितनी लगाई, 1/2 लगाई, ठीक है, 1/2 लगाई क्योंकि 2 रिजल्ट की बात कर रहे थे वहां पर ए और सी की। तो इस तरह से यहां पर देखो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिजल्ट लिखेंगे। तो 3x/2 डॉट 4y/3 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 यही सारे रिजल्ट लिए अपन ने, और उसके ऊपर घात कितनी लगाएंगे 1/5 क्योंकि 5 रिजल्ट है ये। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो देखो इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x/2 3x ये इसी तरह से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 4y। देख लो आप 12/3 4y। तो ये सिस्टम ही ऐसा बन रहा है, मतलब हम रिजल्ट ही इस टाइप से लेकर चल रहे हैं कि पूरा वो आपका फंक्शन बन गया 3x + 4y जो गिवन था। यहाँ पर नीचे 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जो रिजल्ट था देखो इसके अंदर क्या है 3.2 कितना हो जाएगा, देखो 3 से एक 3 अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक 4 से एक 4 कैंसिल कर लेता हूँ, तो अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचा 48, 4 4 जा 16, सॉरी एक 3 से एक 3 और यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो अपने पास में यहाँ पर जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा 16/3 y x² y क्यूब ये बना। अब x² y³ ये हमारा यहाँ पर फंक्शन था, तो इसकी जगह हम रिजल्ट क्या पुट कर सकते हैं 6। लेकिन इस मेथड के लिए आपको यहाँ पर जो है वो 2-3 बार हमको इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके परफेक्ट माइंड में सेट होगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट हम इस तरह से लेकर चले तो किस तरह से किस आधार पर लेकर चले वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो 16/3 x² y³ कितना आपका 6। अब इसको इससे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 3x + 4y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स होगा ये 32 हो जाएगा। फिर 3x सही है ना, ओह सॉरी इसके ऊपर हम पावर कितनी लेकर चल रहे हैं 1/5 लेकर चल रहे हैं ना, वो हमने लिखी नहीं थी 1/5 इसको काट लिया 3 2 जा तो ये 32 हो गया। अब 3x + 4y/5 अब यहाँ पर 32 है वो किसकी पावर है 2/5 और होल पावर कितना है अपना 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 3x + 4y इज ग्रेटर देन
एक बार लिख दो आप, 2 आ गया। अब यहाँ से 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 5 को 2 से क्रॉस करवाते तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो 3x प्लस 4y जो हमारा फंक्शन था, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 निकल रहा है। तो इसका मिनिमम रिजल्ट कितना है 10, और 10 से ज़्यादा तो कितना ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक इसका सेकंड मेथड था, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो हमेशा हम जो ये करते आए सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन ऐसी होने से अपन ने ये वाला तरीका देखा। अब देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास में, एक बिंदु P के वक्र पर अभिलंब खींचा जाता है जो कि रेखा के लंबवत है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। हम वहां पर एक क्या खींच रहे P, तो देखो यहां से एक सीधा सा एक ये कंसेप्ट हम लेकर चल सकते हैं। एक बार बंद कर दो इसको। अब देखो ये आरपीएससी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको कर्व दिया हुआ है, कर्व हमको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। इस कर्व पर एक अभिलंब खींच रहे हैं हम P पॉइंट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो एक नॉर्मल खींचा जा रहा है इस कर्व के ऊपर। तो देखो नॉर्मल और कर्व और जब इन सब की बात आ जाती है तो हम सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर किस पर जाते हैं, टेंजेंट पर जाते हैं, स्लोप पर जाते हैं, ढाल पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट, हमको जो पॉइंट फाइंड करना है वही यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पॉइंट हमको निकालना है। हम पॉइंट पर यहाँ पर स्लोप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर है वो x1 y1, ये जो पॉइंट है वो हम x1 y1 लेकर चलते हैं। तो x1 y1 पर हम स्लोप निकालते हैं इसका, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन करवाएंगे, क्या हो जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 12y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर का 6x हो गया इसका इस तरह से। और तो यहां से हमको y डैश का जो रिजल्ट मिलेगा x प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0, देन y डैश या फिर dy बाई dx जो हमारा स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा माइनस x अपॉन 2y। लेकिन ये स्लोप हम निकाल रहे हैं x1 y1 पर। किस पर निकालते हैं x1 y1। तो x1 y1 यहां पर हम सेटिस्फाई कर लेते हैं xy की जगह। तो ये हमने प्रवणता निकाल दी है, ठीक है। किसकी प्रवणता निकाली है, कर्व की, ठीक है, या कर्व के टेंजेंट की। अब ये जो स्लोप निकाला है इसका ही स्लोप जब हम उल्टा कर लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो स्लोप किसका आ जाएगा, आपके अभिलंब का आ जाएगा। अब यहां पर इसने एक और बात कही है कि जो अभिलंब खींचा जाता है वो अभिलंब जो है वो क्या है, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये अभिलंब इस लाइन के भी क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो हम एक बार इसका स्लोप निकालते हैं। पहले तो हम अभिलंब का स्लोप इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं यहां से निकाल कर। तो अभिलंब की प्रवणता, किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता किसके अकॉर्डिंग, कर्व के अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगी, माइनस करके उल्टा कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 2y1 अपॉन x1। माइनस करके उल्टा कैसे किया, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 का कंसेप्ट लगाया अपन ने, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन निकालते हैं। तो अपने पास अभिलंब की प्रवणता आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे सेकेंड वाली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। वहां पर ये कहा गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 8 जो लाइन है अपनी, ये लाइन यहां पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, किसके, अभिलंब के। तो हम यहां से जो है वो इससे भी स्लोप निकालते हैं। तो इससे स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx का रिजल्ट हमारे पास कितना निकला, -1 निकला, ठीक है। अब ये स्लोप, इस स्लोप को हमको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा के उल्टा करना है इसको भी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रवणता निकली है वो इस लाइन से निकली है और ये लाइन अभिलंब रेखा के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी। तो इससे भी हम इसकी प्रवणता को क्या कर लेंगे, उल्टी कर लेंगे। तो यहां पर अभिलंब की प्रवणता निकलेगी किसके अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, उल्टा करके माइनस, उसी कंसेप्ट को हमने लिया। तो ये अभिलंब की प्रवणता है अकॉर्डिंग टू कर्व और ये अभिलंब की प्रवणता है अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन। तो ये दोनों ही प्रवणताएं किसकी आ गई, नॉर्मल की आ गई, अभिलंब की आ गई। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर चलेंगे। 2y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास में हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या आया, 2y1 इज इक्वल टू x1। अब इसको सॉल्व करने का आगे और तरीका, हम ये x1 y1 पॉइंट है हम कहां सेटिस्फाई करवाएंगे, कर्व पर। फिर यहां पर ये और ये दोनों कंडीशन लेकर हम पूरा जो है वो उसको सॉल्व करके x1 y1 का रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2y1 इज इक्वल टू x1 जो हमारे पास में कंडीशन आई है, कौन सी कंडीशन आई है,
2y1 इज इक्वल टू x1। ये इनमें से कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो वहां से हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो किसको कर रही है, ओनली सेकेंड केस को यहां पर सेटिस्फाई कर रही है। अगर यहां पर हम जो है वो x का रिजल्ट क्या लेकर चले, 2 लेकर चले, ठीक है, और y का रिजल्ट क्या रख दे, 1 रख दे, तो यहां पर देखो 2 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर अगर ये दूसरे रिजल्ट कोई भी इसके अंदर हम सेटिस्फाई करवा दें, जैसे फर्स्ट वाला 1 रखा तो 2 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पर केवल सेकेंड केस ही आपको कंफर्मेशन दे रहा है इसके अंदर, तो हम यहां पर इस तरह से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं।